हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और इसे वन शॉट में हम कंप्लीट कर देंगे और पूरे तरीके से जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के अंदर वो मैं आपको सारे पढ़ा दूंगा। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज कौन सा टॉपिक मैं ख़त्म करने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और ये जो बेटा जी टॉपिक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से सीखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया होना आपको बेहद ज़रूरी है। तो आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ वीडियोज़ है उनको एक बार देख लेना, क्योंकि अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन में बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन के लिए। देखो यहाँ पे कि हेलो एल्केन हेलो एरीन है क्या, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और इसे एक रिदम से लेके जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर है वो सारे चैप्टर्स में आपको कंप्लीटली बहुत अच्छे से सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पे ये जो हेलो एल्केन है और दूसरा वर्ड मेरे पास हेलो एरीन है। आप क्या करो कि आपने एक एल्केन लिया, मेरे पास एक एल्केन है CH4, ये मेरे पास क्या है, एक एल्केन है। मैंने क्या करा कि सर इस एल्केन में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक हैलोजन को ऐड कर दिया, तो ये आपका बना यहाँ पे CH3X। बहुत ध्यान से देखो, ये जो CH3X आपके पास बना है इसी को हम क्या कहते हैं, यही हमारे पास बेटा जी हेलो एल्केन है। ओके, दूसरी तरफ हेलो एरीन की अगर हम बात करें तो हेलो एरीन में क्या है कि आपके पास कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, कोई भी एक एरोमेटिक, मतलब मान लो बेंजीन मेरे पास ये है एक कंपाउंड, ये मेरे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और इस एरोमेटिक कंपाउंड में भी आप जानते हो कि सर बेंजीन के हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आपको दिखाई देगा। यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, सब पे एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, सेम कहानी सर कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है और किससे सब्स्टिट्यूट करना है, किसी एक हैलोजन से। तो यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके की कहानी दिखाई देगी कि सर ये मेरे पास बेंजीन रिंग और इसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया एक हैलोजन के साथ। तो ये इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं हेलो एरीन। तो ये देखो सबसे सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है, हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते क्या क्या है। कोई भी एलोफेटिक कंपाउंड हो, उस एलोफेटिक कंपाउंड में से आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करोगे हैलोजन के साथ। और कोई बेंजीन टाइप आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें से अगर आप हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दो हैलोजन के साथ, दैट मीन्स कि वो हेलो एरीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये तो सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अब देखो मैं इस चैप्टर को आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा, क्या क्या टॉपिक्स मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ, वो सारा डिस्कशन मैं आपके साथ कर लेता हूँ। सबसे पहले हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का बेटा जी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि सर किस तरीके से और कितने तरीके से हम हेलो एल्केन हेलो एरीन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पास होगी IUPAC नेमिंग, IUPAC एंड कॉमन नेमिंग, दोनों थोड़ा थोड़ा सा सीखेंगे अब। IUPAC एंड कॉमन नेमिंग, ओके, कि कॉमन नेम कैसे रखते हैं और IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो क्लासिफिकेशन सीख चुके होंगे हम, IUPAC नेमिंग, उसके बाद कॉमन नेमिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज नेचर ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। आपको पता है कि चाहे तो सर हेलो एल्केन हो या हेलो एरीन हो, दोनों के केसेस में कार्बन से हैलोजन का बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड का नेचर हम चेक करेंगे कि सर बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ की कहानी क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल से क्लियर करेंगे। नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज मैथड ऑफ प्रिपैरेशन। मैथड ऑफ प्रिपैरेशन मतलब कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास बहुत सारे मैथड्स होंगे, उन सारे मैथड से हम प्रिपैरेशन करेंगे हेलो एल्केन का और हेलो एरीन का। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका मैथड हो जाएगा
मेथड के बहुत सारे तरीके होंगे, मैं आपको वन बाय वन सारी रिएक्शंस बताऊंगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज भी बेटा जी हमारे पास दो तरीके की प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा हमारे पास होगा बेटा जी केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान से समझो। तो सबसे पहले तो हम देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी सारी डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में बात क्या आती है कि सर कलर की बात करेंगे, स्मेल की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की कहानी पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। मतलब ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको लिखवाए हैं सारे डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ डेंसिटी भी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपके सामने लिखे हैं, डेंसिटी, कलर, स्मेल, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे हमारे पास सब कॉन्सेप्ट है। मतलब ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। जैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होंगी हम मूव कर जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले हम सारे के सारे हेलोएल्केन की पढ़ेंगे। पहले सारी प्रॉपर्टीज़ हम हेलोएल्केन की पढ़ेंगे, उसके बाद बेटा जी हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। जनरली देखो 3 ही प्रॉपर्टीज़ हमको पढ़नी है। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़नी है हमको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद मैं एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपको बताऊंगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन की कहानी क्या है। और एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद हमारे पास लास्ट रिएक्शन होती है रिएक्शन विद मेटल। तो ये 3 ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पर पढ़नी है बेटा जी। तो एक बार ये ही हमारे पूरे के पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। क्लासिफिकेशन, नेमिंग, IUPAC से भी कॉमन नेमिंग भी, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, मैथड ऑफ प्रिपरेशन कि किस किस मैथड से हम प्रिपेयर करेंगे हेलोएल्केन हेलोएरीन को। उसके बाद प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज में पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, देन हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो इस टर्म 1 का जो हमारा सिलेबस है हेलोएल्केन और हेलोएरीन का, उसके अंदर इतनी ही चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई भी बात आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है। अगर आप ढंग से एक बार में समझ लोगे तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को वन बाय वन। देखो ध्यान से, सबसे पहला टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन। तो हेलोएल्केन और हेलोएरीन को बेटा जी हम कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास क्लासीफाई। सबसे पहले तो मैं इसको क्लासीफाई करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। समझो, आपने देखा कि सर मेरे पास एक ही कंपाउंड है CH3X, दूसरा कंपाउंड है CH2X और यहाँ पे भी CH2X, तीसरा कंपाउंड है CH2X, CH2X और CH2X। 3 कंपाउंड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ हेलोजन की बात करूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ आपके पास 2 है और यहाँ पे बेटा जी आपके पास 3 है। ओके, अब यहाँ देखो कि ये आपके पास एक ही हेलोजन है तो आप उसे मोनो के नाम से जानोगे, मोनो। और अगर 2 हैं तो आप वहाँ पे डाई, अगर 3 हैं तो आप उसे क्या कहोगे कि ट्राई। मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन। तो दिस इज वेरी सिंपल। बस आप नंबर ऑफ हेलोजन देखो और नंबर ऑफ हेलोजन जैसे ही आपने देख लिया, आप देख लो कि 1 हेलोजन तो मोनो, 2 हेलोजन डाई, 3 हेलोजन ट्राई, बाकी वही हेलोएल्केन तो लगना ही है। अगर हेलोएरीन है तो आप हेलोएरीन लगा देना। तो मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन, इतना काम आपने कर लिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बिहाफ पर आप ऐसे ही रखोगे। ओके, चलो इसके बाद बात आती है कि सर अगर हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप है, अगर मैं उसके बिहाफ पे रखूं, दूसरा हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप,
नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ध्यान से देखो, हाँ तो देखो दूसरा हमारा क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब आपको एल्काइल ग्रुप देखने हैं कि सर जितने एल्काइल ग्रुप होंगे, मान लो ये दे रखा है CH3 CH2X, दूसरा कंपाउंड आपको दे रखा है CH3 और यहाँ पे CHCl, और तीसरा है हमारे पास CH3 और X। ये तीन कंपाउंड्स देखो आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि सर ये जो एल्काइल ग्रुप है, सॉरी ये जो आपके पास हेलोजन ग्रुप है, यहाँ भी हेलोजन ग्रुप और यहाँ भी हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप के आप अल्फा पोजीशन पे देखो, हेलोजन ग्रुप की आप अल्फा पे देखो, यहाँ भी हेलोजन ग्रुप की आप अल्फा पोजीशन पे देखो। अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है, उस कार्बन से देखो कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3। अगर 3 जुड़ रहे हैं तो 3 डिग्री, या फिर हम इसको कहते हैं टर्सरी। अगर 2 जुड़ रहे हैं तो 2 डिग्री, मतलब इसे हम कहते हैं सेकेंडरी। और अगर एक ही जुड़ रहा है तो उसे हम 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कह सकते हैं। तो ये आपके पास प्राइमरी हेलोएल्केन है, ये आपके पास सेकेंडरी हेलोएल्कीन है, और ये आपके पास टर्सरी हेलोएल्कीन है। तो दूसरा तरीका मेरे पास ये था। नेक्स्ट हम देखते हैं सर और किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखो अब क्या है कि सर जो आपके पास अल्फा कार्बन है, मतलब वो कार्बन जिस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की मैं बात करूं तो वो कार्बन बेटा जी आपका sp3 कार्बन भी हो सकता है, और वो कार्बन आपका sp2 भी हो सकता है। ध्यान से देखो, अगर वो कार्बन sp3 है तो कौन कौन सी पोजीशन बनेगी, जैसे एलाइलिक पोजीशन होती है आपके पास, एक मैं बताऊंगा क्या होती है। दूसरी हमारे पास होती है बेंजाइलिक, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम sp2 की बात करें तो ऐसे जो हमारे पास हेलोएल्केन्स होंगे उनमें आता है एक विनाइलिक, और दूसरा हमारा होता है एराइल, ये एराइलिक आप कह सकते हो उसे। अगर 1 बाय 1 हम बात करें तो देखो एलाइलिक का मतलब क्या है कि ये दे रखा है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये आपके सामने एक कंपाउंड लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। इस कंपाउंड में आपको दिख रहा है कि सर ये जो आपके पास हेलोजन ग्रुप है, ये हेलोजन ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब उसके सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो ये बात याद रखना कि सर हेलोएल्केन से जस्ट बराबर वाला अल्फा, उसके बराबर बीटा, मतलब अगर बीटा पे डबल बॉन्ड है तब आप उसको क्या कहते हो, एलाइलिक पोजीशन कहते हो बीटा पोजीशन को, और जो आपका कंपाउंड होगा उसे हम एलाइलिक हेलोएल्केन कहेंगे, है ना। तो ये आपके पास क्या है, एक एलाइलिक हेलोएल्केन। याद कैसे रखना है कि सर हेलोजन ग्रुप के बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड होना प्रेजेंट जरूरी है, अल्फा वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। बेंजाइलिक की कहानी एलाइलिक की तरह ही है, बस वो बेंजीन टाइप कंपाउंड के लिए होती है कि सर ये है मेरे पास एक बेंजीन, और इसके ऊपर अगर हम यहाँ लिख दें CH2Cl, तो आप देखो कि सर ये जो आपके पास हेलोएल्केन है, हेलोएल्केन के एडजेसेंट वाला ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्बन आपका sp3 है, ओके। और उसके बीटा वाले कार्बन को अगर आप चेक करो तो ये बीटा वाला कार्बन आपका कैसा होगा, sp2। तो ये भी कंडीशन किसकी है, बेंजाइलिक। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक में ज़्यादा फर्क नहीं, कंडीशन दोनों की सेम है, बट एक डिफरेंस है कि एलाइलिक को आप एलिफेटिक कंपाउंड में चेक करोगे, और बेंजाइलिक को आप बेंजीन टाइप के जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनके अंदर डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। तो ये एलाइलिक हेलोएल्केन होगा और ये आपके पास बेंजाइलिक होगा, इनको एलाइलिक बेंजाइलिक नाम देंगे। इसी तरीके से अगर विनाइलिक की बात करें तो देखो विनाइलिक और ये जो एराइल दे रखा है दोनों सेम से रहते हैं, क्या डिफरेंस रहेगा सर। विनाइलिक में कंडीशन क्या रहेगी, जैसे ये दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको कहते हैं विनाइलिक। मतलब कि जो आपका हेलोएल्केन है, जो आपका हेलोजन है, उस हेलोजन का जो अल्फा कार्बन है वो sp2 होना चाहिए। देखो पहले ही कंडीशन ये थी। तो अगर हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसको हम कहते हैं विनाइलिक। और यही कंडीशन बेटा जी अगर बेंजीन टाइप कंपाउंड में आ जाए, यही कंडीशन अगर बेंजीन टाइप, देखो इसी कार्बन पे, ये कार्बन आपका कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 कार्बन जो है आपका उसी पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, उसी पर आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है।
या आप यहाँ हेलोजन लगा लीजिए, X लगा लीजिए। तो हेलोजन आपका sp2 कार्बन से है तो इसको नाम हमने क्या दे दिया, एराइलिक। तो बस इतना सा फंडा है, sp3 कार्बन से जुड़ेगा तो दो कंडीशन बनेगी, एक आपकी एलाइलिक होगी, दूसरी आपकी बेंजाइलिक होगी। और अगर sp2 से जुड़ेगा तब भी दो कंडीशंस होंगी, एक विनाइलिक होगी, दूसरी एराइलिक होगी। तो एलाइलिक का मतलब ये है कि आपके पास एलिफेटिक कंपाउंड है कोई, और बेंजाइलिक की कंडीशन में कोई बेंजीन टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है। इन केस ऑफ विनाइलिक और एराइलिक की बात करें तो सर विनाइलिक में क्या होगा कि विनाइलिक में sp2 कार्बन से जुड़ेगा लेकिन कंपाउंड शुड बी एलिफेटिक, बट इन केस ऑफ एराइलिक वहां पे कंपाउंड आपका बेंजीन टाइप एरोमेटिक होना चाहिए। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है पूरा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास था दैट इज नेमिंग, और नेमिंग से बेटा जी 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन से तो बहुत रेयर है, मुश्किल से ही कोई पूछता है क्वेश्चन, बट नेमिंग से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेमिंग भी मैंने आपको बताई थी कि दो तरीके की नेमिंग हमारे पास होगी। एक होती है बेटा जी IUPAC नेमिंग और दूसरी होती है हमारे पास कॉमन नेमिंग। एक हमारे पास है IUPAC नेमिंग और दूसरी है बेटा जी हमारे पास कॉमन नेमिंग। तो दोनों नेमिंग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले IUPAC से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ देखो कि IUPAC की अगर हम बात करें तो IUPAC हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी बहुत पढ़ चुके हैं कई बार। फिर भी मैं आपको एक जनरल सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो अगर मैं IUPAC की बात करूँ तो IUPAC में क्या होता है, IUPAC आप जानते हो कि सर पहले एक प्रीफिक्स होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं हम नेमिंग में, प्रीफिक्स के बाद हम वर्ड रूट की बात करते हैं और वर्ड रूट के बाद बेटा जी हम सफिक्स लगाते हैं। कुछ ऐसा सा रूल हमने बचपन से पढ़ा है IUPAC के लिए। अब मैं इसमें आपको और बहुत अच्छी बातें बताता हूं कुछ, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं रिलेटेड टू IUPAC नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और आप इसके ही नहीं, आप जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी नेमिंग आप करना चाहते हो आप सबकी कर लोगे यहां से, ठीक है। देखो ये जो बेटा जी प्रीफिक्स है, अगर आपके पास एक कंपाउंड है तो सर प्रीफिक्स हम देखेंगे कैसे। तो प्रीफिक्स में आपको दो चीजें देखनी पड़ती हैं और प्रायोरिटी आपको ऐसे ही रखनी है, प्रायोरिटी चेंज नहीं करनी। प्रीफिक्स में पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, सबसे पहली चीज हम प्रीफिक्स में क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। सबसे पहली चीज हमारी प्रीफिक्स में होती है सब्स्टिट्यूएंट्स। सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट्स को लगाओगे, आप देखो कि उस कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो इस तरीके का या फिर कोई साइड चेन प्रेजेंट हो, उनको हम सबको सब्स्टिट्यूएंट कह देते हैं। तो आप सबसे पहले जब नेमिंग लिखोगे तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताओगे। दूसरे नंबर पे जब हम आएंगे तब आपको दूसरी प्रायोरिटी में चेक करना है कि जो कंपाउंड की नेमिंग आप कर रहे हो क्या वो एक साइक्लिक कंपाउंड है। अगर है तो आप प्रीफिक्स में ही साइक्लो फिट कर दोगे दूसरे नंबर पे। अगर नहीं है वो साइक्लिक तो बेटा जी साइक्लो वाला पॉइंट जो है या ये जो प्रायोरिटी हमने सेकंड नंबर पे दिए आप इसको स्किप कर देना, छोड़ देना। गॉट इट। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, देन आपने क्या करा, साइक्लो लगाया। अगर प्रेजेंट है इन दोनों में से चीजें तो उसके हिसाब से फिट कर देना, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आती है बेटा जी वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब कि जो आपने मेन चेन कंसीडर की है। आपके पास एक कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में आपने एक पेरेंट चेन को कंसीडर कर लिया होगा, एक मेन चेन को कंसीडर कर लिया होगा। जैसे ही आपने पेरेंट चेन मेन चेन को कंसीडर करा वैसे ही आप उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम गिनेंगे और उस टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम के हिसाब से ही हम वर्ड रूट फिट करते हैं। तो आप बचपन से जानते हो, कार्बन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8 आपको सबके पता है, मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। कार्बन 1 को हम मिथ कहते हैं, 2 पे इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और 8 पे हमारा रहता है ऑक्ट। इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, नॉन डेक, डू डेक, वो तो बहुत सारे बनते रहेंगे लेकिन इतने से आपका काम हो जाएगा। अब आपने क्या है कि सर वर्ड रूट भी लगा दिया, आपने टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम गिने, उसके हिसाब से वर्ड रूट वहां फिट कर दिया। फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है बेटा जी सफिक्स का। सफिक्स में अब देखो ये आपकी नंबर 3 प्रायोरिटी थी वर्ड रूट वाली। अब आते हैं हम नंबर 4 प्रायोरिटी पे।
नंबर 4 प्रायोरिटी पे हम चेक करेंगे बॉन्ड बिहेवियर। यहां हम चेक करेंगे बॉन्ड बिहेवियर। अगर मैं यहां बॉन्ड बिहेवियर चेक करूंगा तो बॉन्ड बिहेवियर आपको कार्बन कार्बन का देखना है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आप सबको पता है कि हम सफिक्स में एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड हो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन फिट कर देते हैं। मतलब हेलो एल्केन हेलो एरीन का काम तो यहीं तक हो जाएगा। इसके बाद लास्ट प्रायोरिटी जो हमारी सफिक्स की होती है बेटा जी 5 नंबर पे, उसके अंदर हम फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। अगर किसी कंपाउंड के अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको सफिक्स उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, नहीं है तो स्किप कर दो इस पॉइंट को। आपको पता है कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल हो सकता है, आपके पास एल्डिहाइड हो सकता है, आपके पास फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो सकता है, आपके पास फंक्शनल ग्रुप एसिड हो सकता है। इतने ही फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेंगे, है ना, इतने ही आपको मिलेंगे। अब यहां देखो और क्या हो सकते हैं, ईथर भी हमारे सिलेबस में, तो आपको ईथर भी मिल सकता है। तो आप जानते हो सर एल्कोहल के केस में हम ऑल लगाते हैं सफिक्स में, एल्डिहाइड के केस में अल लगाते हैं, कीटोन के केस में अन लगाते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है तो आप ओइक एसिड फिट कर देते हैं वहां पे, ओके। और ईथर है तो वहां पे हम एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं बेटा जी, एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं, ओके। तो इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास 5 प्रायोरिटी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले, देन साइक्लो, उसके बाद वर्ड रूट, देन बॉन्ड बिहेवियर एंड द लास्ट वन इज फंक्शनल ग्रुप। इसके अकॉर्डिंग आप चलते रहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूं, आप इसको ध्यान से रखो। यहां पे मैंने कंपाउंड लिया है कि सर मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH और यहां पे मैंने लगा दिया Cl CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लो एक कंपाउंड ये है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा, आपको इस तरीके से एक रिंग बना दी इन्होंने, और इस रिंग में यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपको NO2 ग्रुप दे दिया। ये 2 कंपाउंड्स आपकी स्क्रीन पे लिख दिए, ध्यान से देखना, एक सेकेंड, ठीक है। ये 2 कंपाउंड हमने स्क्रीन पे लिख दिए, एक एक करके हम नेमिंग करते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी थी, सब्स्टिट्यूएंट की। तो आप चेक करो कि सर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, तो आपको सब्स्टिट्यूएंट यहां पे दिखाई दे रहा है क्लोरो, इसको नाम है सब्स्टिट्यूएंट का क्लोरो, आप बहुत अच्छे से जानते हो। इस कंपाउंड में चेक करूं तो सर ये रहा मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम होता है नाइट्रो, ठीक है। अच्छा यहां पे सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, ओके, सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के बाद कंपाउंड साइक्लिक है, नहीं है, कंपाउंड साइक्लिक नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपने मेन चेन देखी, तो आपको ये जो चेन दिखाई दे रही है यहां से यहां तक की जो आपको ये चेन दिखाई दे रही है, ये बेटा जी ये ही इसके अंदर एक पेरेंट चेन है। अब बात आएगी नंबरिंग स्टार्ट करने की, तो आप जानते हो कि सर नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट कोई पास पड़े, डबल बॉन्ड कोई पास पड़े, ट्रिपल बॉन्ड कोई पास पड़े या फंक्शनल ग्रुप। और अगर इसमें भी अगर मुझे प्रायोरिटी देखनी है तो बेटा जी आंख बंद करके याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी मैक्सिमम रहती है, फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट आएगा, उसके बाद हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, मान लो कि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो आप फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, उसके हिसाब से आप नंबरिंग करोगे जहां से वो पास पड़ेगा। तो यहां पे देखो आपको दिखाई दे रहा है कि सर एक तो सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड हैज मोर प्रायोरिटी इन कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूएंट। तो आप नंबरिंग कहां से करोगे, डबल बॉन्ड से। तो आपने इसे दे दिया 1, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, चेंज करके आपको अच्छे से दिखेगा। देखो इसको हमने मान लिया ये 1 है, ये आपके पास 2 नंबरिंग है, इसको हमने 3 दे दी, ये हमारे पास 4 और ये हमारे पास 5 है। अब नंबरिंग आपने स्टार्ट कर दी, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे। सब्स्टिट्यूएंट आपके पास क्लोरो, किस पोजीशन पे ये भी आपको बताना पड़ेगा, तो नंबरिंग से ही बता पाओगे। तो आपको दिख गया सर 3 पोजीशन पे तो हमें क्लोरो दिखाई दे रहा है, तो हमने इसके नाम के आगे 3 क्लोरो लगा दिया, ओके। अब 3 क्लोरो के बाद आप
देखो कि कंपाउंड साइक्लिक है क्या, तो साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक वाला पॉइंट स्किप कर दो। देन आप जाओगे वर्ड रूट पे, तो वर्ड रूट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 5। तो 5 पे हम क्या लगाते हैं बेटा जी, पेंट। 5 पे हमने क्या लगा दिया, पेंट। पेंट लगाने के बाद हम जाएंगे सफिक्स में, और सफिक्स में सबसे पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड बिहेवियर चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो बॉन्ड बिहेवियर है ये आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे दिख रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी कंसीडर करेंगे। तो 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हम इन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा पेंट 1 इन। उसके बाद कोई इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो बस ये ही इस कंपाउंड की नेमिंग हो गई, ये ही इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग हो गई, 3 क्लोरोपेंट 1 इन। चलो इस पे आ जाओ। इसमें भी सबसे पहला फंडा है कि सर पहले आप देखो मेन चेन तो इसकी रिंग ही है, आपको देखना नंबरिंग कहां से स्टार्ट करा। तो ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, तो आपने यहां से करी 1, अब 2 इधर दूं या 2 इधर दूं, देखो यहां दोगे तो आपको एक सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा खाली, लेकिन अगर आप यहां 2 नंबर दोगे तो आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो आपने 2 इधर दिया, 3 4 नंबरिंग, और इसको मिल गई आपके पास 5 नंबरिंग। तो ये हमारे पास नंबरिंग का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आप देखो कि सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे, तो 4 पोजीशन पे आपको कौन सा सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दिया, नाइट्रो दिखाई दे गया, 4 नाइट्रो। अब इस 4 नाइट्रो के बाद बेटा जी आप देखो कि कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल है, तो हम यहां क्या लगाएंगे, साइक्लो लगा दिया हमने, 4 नाइट्रो साइक्लो। ओके, इसके बाद साइक्लो भी हो गया। अब आप जाओ कार्बन कार्बन बॉन्ड बिहेवियर, पहले वर्ड रूट लगाओ, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 5, तो 5 में तो यहां भी पेंट आ गया। पेंट के बाद आपने देखा कार्बन कार्बन बॉन्ड बिहेवियर, तो सेकंड पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड, तो मतलब पेंट 2 इन आ गया। अब इस कंपाउंड में बेटा जी एक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, और हम जानते हैं कि सर फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है। और जब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम सफिक्स में क्या लेते हैं, यहाँ पे ओल, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओल। तो 1 पोजीशन को अगर आप ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो इसे 4 नाइट्रो साइक्लोपेंट 2 इन ओल। और एक बात याद रखना कि ये जो इन है और इसके बाद जो ओल स्टार्ट हो रहा है, अगर 2 वॉवल्स एक साथ ऐड होते तो पहले वाले वॉवल्स को हम नहीं लिखते, तो इसका राइट नेम हो जाएगा 4 नाइट्रो साइक्लो पेंट 2 इन ओल। ये आपके पास करेक्ट नेम है इस कंपाउंड का। बाकी आप बहुत सारे क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कीजिए, जब प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन वो प्रायोरिटी वाली कहानी मत भूलना। एक तो देखो ये वाली प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है कि फंक्शनल ग्रुप को आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। ओके, और उसके बाद जो हमने देखा कि सर सबसे पहली प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट लिखने की, उसके बाद आप साइक्लो लिखोगे, उसके बाद वर्ड रूट को, देन हम लिखेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड बिहेवियर की कहानी, और उसके बाद हमारी लास्ट प्रायोरिटी रहती है जिसके हिसाब से हम सफिक्स मेजर करते हैं, वो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। तो ये थी हमारे पास हेलो एल्केन की IUPAC की कहानी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम तो दूसरी बात करते हैं। सर IUPAC नेमिंग में तो इतना ही था, अब हम बात करते हैं इसकी कॉमन नेमिंग की। अब हमने बात करी इसकी कॉमन नेमिंग की कि सर कॉमन नेमिंग की कहानी क्या है। तो देखो कॉमन नेमिंग, अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो कॉमन नेमिंग क्या कहती है, कॉमन नेमिंग, कॉमन में अगर हम हेलो एल्केन का नाम रखें तो उसको हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या नाम देते हैं हम, एल्काइल हैलाइड। यहां पे ये जो एल्क है, ये जो आपको एल्क दिखाई दे रहा है, ये आपको बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने ये बताएगा आपको। एक सेकंड रुकिए, मैं इसे रफ कर देता हूं। हाँ, ये आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम की कितने कार्बन एटम है। जैसे देखो आपको दिखाई दे रहा है एल्काइल हैलाइड CH3, अगर X लगा रहा हूं तो ये आपके पास क्या है, इसके पास 1 है, तो ये मिथाइल हैलाइड हो जाएगा आपके पास। ये क्या हो जाएगा, मिथाइल हैलाइड। नंबर ऑफ कार्बन से देख लेना, एथ, मिथ, प्रो, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी कहानी है। चलो अब इसके बाद देखो कॉमन नेमिंग परेशान कहाँ करती है बच्चों को, सबसे ज़्यादा कॉमन नेमिंग जो परेशान करती हैं, सबसे ज़्यादा जो आपको कॉमन नेमिंग परेशान करेगी बेटा जी, वो कहाँ करेगी मैं बताता हूँ। कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं, जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा आइसो लिखा हुआ, कहीं कहीं आपने देखा होगा नियो लिखा हुआ, कहीं आपने देखा होगा
सेक लिखा हुआ, कहीं आपने देखा होगा टर्सरी लिखा हुआ। तो ये कॉमन नेमिंग में सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चों को, आइसो, नियो और ये टर्सरी, ये सारी चीज़ें हमको सीखनी कि सर ये हम कैसे करें। ध्यान से देखो, तो आइसो, नियो, सेक और टर्सरी की मैं आपको कॉमन नेमिंग बताता हूँ कि किस तरीके से हम इनके नाम रखते हैं। जैसे मानो ये था मेरे पास एक CH3, CH2, Cl, ठीक है। तो ये तो आप आराम से कर लोगे, इसका नाम तो बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मेरे पास मैंने क्या करा कि सर CH3, CH, Cl और यहाँ पे रख दिया CH3। IUPAC नेमिंग तो सिंपल है, आप नंबरिंग स्टार्ट करो, इसकी क्लोरीन की पोजीशन बता दोगे। बट लेकिन अगर मुझे कॉमन नेम देखना है तो सर इसका कॉमन नेम हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। कॉमन नेम हम कैसे करेंगे, अब यहां देखो कि सर ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन के आप इस साइड जाओ, इस कार्बन के आप इस साइड जाओ। आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि सर ये कार्बन 2 डिग्री है आपका, और इस कार्बन के आप दोनों साइड गए, दोनों साइड जाके आपने देखा कि सर बिल्कुल सिमेट्री बन रही है, दोनों तरफ से बराबर है। इधर भी एक मिथाइल ग्रुप है और इधर भी एक मिथाइल ग्रुप है ना। मतलब कार्बन को देखो कि कार्बन अगर हम देखें तो एक ही कार्बन इधर है और एक ही कार्बन इधर है। अगर ऐसी कहानी है और 2 डिग्री है तो इसको कहते हैं हम आइसो। इसको क्या कहेंगे हम, आइसो। तब आप लगाओगे इसके नाम के आगे आइसो। और कितने कार्बन है, 3, इथमित प्रोप, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। आपने इसको क्या नाम दे दिया फिर, आइसोप्रोपाइल। तो ये आपके पास आइसोप्रोपाइल हो गया। उसके बाद मान लो कि आपको दे रखा है CH3, CH2, आपको दे रखा है CHCl और लास्ट में आपको दे दिया CH3। ये कंपाउंड मुझे दे दिया। अब यहां देखो कि सर जो क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन अब भी 2 डिग्री है, ये वाला कार्बन क्योंकि 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन है। लेकिन अगर इस कार्बन से इधर जाओ तो 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, इस कार्बन से इधर जाओ तो 1 कार्बन दिखाई दे रहा है। तो यहां पे आप आइसो नहीं लगाओगे 2 डिग्री में, यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप सेकेंडरी यूज करोगे, मतलब सेकेंडरी। सेक और कार्बन गिन लो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं इसको। इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर आप ये भी लगाना चाहते हो तो यहां पे भी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आराम से कर लोगे। अब देखो तीसरी पोजीशन हम देखते हैं कि सर अगर मान लो कि ये मेरे पास दे रखा है CH3, यहां पे भी CH3 और एक CH3 इन्होंने यहां लगा दिया और उसके साथ यहां पे लग रहा है एक हैलोजन ग्रुप। तब आप देखो कि सर ये जो मेरे पास कार्बन है जिससे आपका हैलोजन जुड़ा है, उसका एक कार्बन, दूसरा कार्बन और 3 कार्बन से वो भी जुड़ा हुआ है, तो इसको हम 3 डिग्री कहते हैं। तो यहां पे जब 3 डिग्री आ जाएगा तब हम इसका नाम कैसे रखेंगे, आप इसे टर्सरी कहते हो। 3 डिग्री पे टर्सरी। कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन, चारों काउंट कर लो। 4 कार्बन पे क्या हो गया, इथमित प्रो ब्यूट, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड। टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड। लास्ट देखो नियो वाला कब लगाएंगे, नियो वाले लगाने के लिए क्या होता है कि मान लो कि इस तरीके से आपको दे रखा है CH3, 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 CH2 और यहां पे दे रखा है CH2Cl। मतलब कि यहां पे जो हैलोजन है उसका अल्फा वाला कार्बन तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, सॉरी, अल्फा वाला कार्बन तो आपका 1 डिग्री है। लेकिन अगर मैं इससे इसके बीटा वाले कार्बन को, एक CH2 फालतू लगा दे, 1 सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड, देखो इधर, यहां हमने क्या करा है कि सर इसके साथ CH2 के साथ Cl लगा दिया हमने। तो इसका जो अल्फा वाला कार्बन है वो देखो आपको 1 डिग्री दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो बीटा वाला कार्बन है वो बीटा वाला कार्बन आपको 3 डिग्री, बिकॉज वहां पे 3 एल्काइल ग्रुप है। तो अगर ऐसी कहीं भी कहानी है कि सर बीटा पोजीशन 3 डिग्री हो, अल्फा ना हो, अल्फा है तो टर्सरी, अगर बीटा 3 डिग्री है तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या लगाओगे, नियो लगाओगे नाम के आगे, नियो। कार्बन गिन लो 1 2 3 4 5, 5 है तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल हैलाइड। नियो पेंटाइल हैलाइड। तो बस ये आपको याद रखना है कि आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी ये कब कब लगाते हैं, ये आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। तो इसमें और कुछ नहीं है इसके अलावा। आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, ये 4 नाम आपको समझ में आ गए तो कुछ भी नहीं है। एलाइलिक का मतलब आपको पता ही है
कि उसका बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, विनाइलिक का मतलब पता है कि उसका अल्फा कार्बन पर ही डबल बॉन्ड हो। तो ये 2 और पोजीशंस होती है, इसके अलावा कॉमन नेमिंग में आपको कुछ नहीं करना, इतना ही काम है आपका। आप बड़े प्यार से ये सारी बातें बता सकते हो। ओके चलो, ये तो बात थी सर कि ये तो मैंने सारे के सारे आपको हेलो एल्केन के अंदर दिखाए हैं। अगर मैं हेलो एरीन के अंदर कॉमन नेमिंग की बात करूं तो ये आपका बना हेलो एरीन, ठीक है। ये मान लो कि कुछ भी है मेरे पास, तो अगर मेरे पास ये एक्स ग्रुप है और इसके ये बराबर वाली जो पोजीशन होती है, ये जो आपको पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, इस पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। इसको हम कहते हैं मेटा पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। और ये हमारे पास है पैरा पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप इसके हिसाब से ही नाम रखोगे, है ना, इसी के हिसाब से आप नाम रख देना कि सर ऑर्थो पर है, मेटा पर है, पैरा पर है। बस यही हेलो एरीन की IUPAC कॉमन नेमिंग का है, ऑर्थो मेटा पैरा। ये IUPAC में तो 1 2 3 के हिसाब से आप रख देते हो, वहाँ पे आप नंबरिंग करते हो। कॉमन नेमिंग में हम ऑर्थो मेटा पैरा यूज करते हैं। बस इतना आप याद रख लो, बहुत है आपके लिए। चलो, तो ये तो बहुत सिंपल सी बातें थी जो अब तक हमने पढ़ी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं प्रिपैरेशन। अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं प्रिपैरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपैरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। देखो ध्यान से, प्रिपैरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहली प्रिपैरेशन जो हमारे सिलेबस में दी है वो दी है फ्रॉम एल्कोहल। सबसे पहली जो प्रिपैरेशन हमारे सिलेबस में गिवन है दैट इज फ्रॉम एल्कोहल। आप एल्कोहल से बना सकते हो कि सर एल्कोहल से हम कैसे बनाएं। एल्कोहल आप जानते हो कि सर ROH आपके पास ये एक एल्कोहल है, और हम बहुत सारे कुछ करके, मतलब हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, एक नहीं बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, HCl ZnCl2 डाल सकते हो, तब भी आपका बन जाएगा। इसको हम लुकास रिएजेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट। मैं लिख देता हूँ, ये लुकास रिएजेंट रिएक्शन है। ये जो आपने डाला ना HCl ZnCl2, इसको हम क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट कहते हैं। ओके, और क्या कर सकते हो आप? PCl5 डाल दो, फास्फोरस पेंटाहेलाइड। आप PX3 डाल दो, कोई भी ट्राई हेलाइड डाल दो। आप SO2Cl डाल दो, SOCl2 डाल दो, SOCl2 डाल दो। आप एक सेकेंड, SO थायोनिल क्लोराइड भी आप डाल दो। तो ये सारे के सारे बेटा जी जो हमारे पास है, ये सब आपको क्या बना के देंगे? हेलो एल्केन बनाएंगे। तो यहाँ पे भी आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपका RCl बनेगा, प्लस उसके साथ H2O निकल जाता है। यहाँ पे आपका RCl बनेगा, यहाँ पे भी आपका RCl बनेगा, और यहाँ पे भी आपका RCl बनेगा, है ना। तो बहुत डिटेल में मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा मैं कि मैकेनिज्म कैसे करनी है, बिकॉज उसमें बहुत टाइम लगेगा और ये वन शॉट है, तो इतने डिटेल में नहीं जाने के। हम सीधे सीधे ये याद रखना है कि सर एल्कोहल से बनाने के लिए हमारे पास एक तो लुकास रिएजेंट है, PCl5 है, PX3 है, थायोनिल क्लोराइड है। क्वेश्चन यहाँ से क्या फंसाता है कभी कभार कि सर ये जो हमारे पास लुकास रिएजेंट, देखो लुकास रिएजेंट से ही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डीप में जाके पूछा तो लुकास रिएजेंट से ही पूछेगा। लुकास रिएजेंट जो है ये बेटा जी वो पूछता है कि अगर मेरे पास 3 तरीके के अल्कोहल हैं, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, एक टर्सरी है, तो सबसे पहले हेलो एल्केन किससे बनेगा? आपसे यही क्वेश्चन करेगा वो। आपके पास एक बार 1 डिग्री अल्कोहल है, एक बार 2 डिग्री अल्कोहल है, एक बार 3 डिग्री अल्कोहल है। तो वो पूछेगा कि इनमें से सबसे पहले हेलो एल्केन कौन बनाएगा या एल्काइल हैलाइड कौन बनाएगा? तो इसका आंसर रहता है 3 डिग्री। क्यों रहता है मैं ये भी बता देता हूँ कि सर ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे ROH, इसके अंदर क्या है? HCl है। तो सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करता है? इस एसिड से प्रोटॉन लेता है, तो ये बनाएगा RO पॉजिटिव। एक हाइड्रोजन पहले था और एक हाइड्रोजन इसने ले लिया। ये बेटा जी आपका लिविंग ग्रुप बन के तैयार हो गया। ये आपके पास क्या बन गया? एक लिविंग ग्रुप बन के तैयार हो गया। अब ये जो लिविंग ग्रुप है ये यहाँ से निकलेगा, लीव करेगा, तो R पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। मतलब कि यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बन गया। तो 1 डिग्री के अंदर कार्बोकेटाइन आपका
1 डिग्री बनेगा 2 डिग्री के अंदर 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर 3 डिग्री। और आप जानते हो कि सर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट, तो मतलब 3 डिग्री अगर हमारे पास एल्कोहल है तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, 2 डिग्री पे थोड़ा सा कम, 1 डिग्री। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे कर सकते हो। तो एक मेथड तो हमारे पास ये है। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो है दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो है फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो ध्यान से। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करके और हमें दे दे। देखो यहाँ पे ये मेरे पास बेटा जी एक ये मैंने बना दिया, आपके पास ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है कि सर ये मेरे पास गिवन है और मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है। मान लो कि मैंने X2 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, X2 ले लिया और यहाँ पे X2 के साथ मैंने कोई लुईस एसिड ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसा कोई जो वेकेंट ऑर्बिटल हो जिसके पास। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि सर एक हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट होके यहाँ पे आपका X ग्रुप आ जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। इसको क्या नाम देते हैं, हम इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो सब्स्टिट्यूट हुआ है, देखो यहाँ से, ठीक है। तो ये दोनों पहले आपस में रिएक्शन करेंगे, ये पहले एक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म, ये भी मैं डिटेल में आपको जब रिएक्शन पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक तब इनकी मैकेनिज्म भी कराऊंगा। फिलहाल समझ लो कि सर ये X2 पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा और वो इलेक्ट्रोफाइल जाके इस पर अटैक करके इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हमने क्या करा, हेलो एरीन का फॉर्मेशन करा। इसके बाद देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तीसरी जो रिएक्शन है वो है हमारे पास सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन ये बहुत ज़्यादा पूछने की इसकी पॉसिबिलिटी रहती है बेटा जी, बहुत ज़्यादा। तो इसे तो आप अंडर एस्टिमेट करना ही मत, इसको तो आप 100% किसी भी कभी भी एग्जाम में जाओ पढ़ के ही जाना अगर ये चैप्टर आ रहा है तो। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है बेटा जी, अगर मेरे पास सेंडमेयर की हम बात करें तो सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि सेंडमेयर रिएक्शन में आपके पास एनिलीन होगा, मतलब एनिलीन, इसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन है ये हमारे पास। तो इस एनिलीन में हमने क्या करा कि सर ये जो एनिलीन है, इस एनिलीन में हम रिएक्शन करेंगे NaNO2 की, NaNO2 प्लस HCl लेंगे हम, NaNO2 प्लस HCl लेंगे। इसके बाद मान लो कि आपका एक प्रोडक्ट X बन गया, इसके अंदर उस X प्रोडक्ट के अंदर हम क्या डालते हैं, क्यूप्रिक हैलाइड डालेंगे CuX2, और क्यूप्रिक हैलाइड डाल के जो आपका Y यहाँ पे बनने वाला है वो Y बेटा जी आपका एक हेलो एरीन ही होगा, एक क्या होगा, हेलो एरीन ही होगा। तो समझ लेते हैं इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से कि सर क्या कहानी है। मैकेनिज्म में इस रिएक्शन की भी नहीं कराऊंगा क्योंकि इसकी मैकेनिज्म बड़ी है, बहुत टाइम लगेगा आपको समझने में। यहाँ पे होगा क्या कि सर ये जो एनिलीन पर अमाइन ग्रुप है, पहले तो देखो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, पहले क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और आपस में रिएक्शन करने के बाद HNO2 बनाएंगे, मतलब ये नाइट्रस एसिड बना लेते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, नाइट्रस एसिड नाम देते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले नाइट्रस एसिड बनाया। अब वो नाइट्रस एसिड रिएक्शन करेगा एनिलीन से, तो देखो यहाँ से मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कंप्लीट करके रिएक्शन। ये मेरे पास एनिलीन है और एनिलीन ने क्या करा कि सर अब HNO2 से रिएक्शन करा और HNO2 से जैसे ही रिएक्शन ये होती है बेटा जी, यहाँ पे बनता है डाईएजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा N2 पॉजिटिव और यहीं आसपास घूम रहा होगा कहीं Cl नेगेटिव। इसको हम कहते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। दिस इज डाईएजोनियम सॉल्ट है आपके पास, ये डाईएजोनियम सॉल्ट बन गया। अब इस डाईएजोनियम सॉल्ट पे हमने क्या डाला, क्यूप्रिक हैलाइड डाला, तो उसने क्या करा कि इसके हेलोजन ने, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन के तैयार हो गया अब आपका। अब जैसे हैलाइड डालोगे तो ये आपका बाहर लीव कर जाएगा, मतलब कुछ कहानी ऐसी सी होगी कि सर ये है और यहाँ से X आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाएगी और ये देखो आपको प्रोडक्ट में कौन मिल गया, हेलो एरीन, जो हमें बनाना था। तो देखो हेलो एरीन बनाने का एक सिंपल सा मेथड है हमारे पास, सेंडमेयर रिएक्शन। और ये रिएक्शन
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पढ़ के जरूर जानी है 101%। ठीक, चलो नेक्स्ट कौन सा मेथड है जिससे सर हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाएंगे, वो भी देख लो। नेक्स्ट दे रखा है फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बनाते हैं, फ्रॉम एल्कीन। अगर मैं एल्कीन से बना दूं बेटा जी, अगर मैं एल्कीन से बना रहा हूं तो कहानी क्या है वो भी हम देख लेते हैं, ध्यान से देखना, एक सेकेंड। हाँ, एल्कीन से बनाते हैं। अगर मैं एल्कीन से बना रहा हूं, आपने क्या करा कि सर ये मेरे पास एक एल्कीन है, यहां पे ये एल्कीन है, तो एल्कीन से बनाने के भी देखो दो मेथड है। पहला मेथड मैं जो यूज कर रहा हूं, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, इसको रफ ही कर लेते हैं, दोबारा ही लिख लेते हैं, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। तो पहला मेथड है एल्कीन से बनाने का, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड से बनाएंगे सबसे पहले। तो अगर मैं हाइड्रोजन हैलाइड से बनाऊंगा, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब होता है HX, इसको ही तो कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। तो उसने क्या करा कि सर एक ली एल्कीन और उसकी रिएक्शन हमने करा दी HX से। तो इसके पास देखो, एक तो केटायन में H पॉजिटिव है, एनायन में X नेगेटिव है, तो ये X नेगेटिव। अभी अगर मैं ये जो आपके पास एल्कीन दिखाई दे रही है बेटा जी, एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये कैसी है, एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप X को कहीं भी जोड़ दो और H को कहीं भी जोड़ दो, क्योंकि एल्कीन पर अगर रिएक्शन हो रही है तो ये एडिशन रिएक्शन की कहानी है। ये किसकी कहानी है, एडिशन रिएक्शन की कहानी, ये एडिशन रिएक्शन है आपके पास। ओके, तो कहने का मतलब कि सर अगर हम इस पे ऐड करना चाहते हैं तो सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास ये जो दो ग्रुप थे, आपने एक बॉन्ड इसका तोड़ दिया और एक बॉन्ड तोड़ के H इस तरफ जोड़ दिया, मान लो X इस तरफ जोड़ दिया, तो आपका ये बन गया एक हेलो एल्केन। ये आपके पास यहाँ पे एक हेलो एल्केन बन के तैयार हो गया। बट अगर आपके पास एल्कीन अनसिमेट्रिकल आ जाए, मान लो यहाँ पे CH3 दे रखा है और दूसरा हाइड्रोजन है या दोनों हाइड्रोजन है, और अच्छे से लिखते हैं थोड़ा साफ करके इसे, ये देखो आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे रहा हूँ मैं अब यहाँ पे कि कार्बन CH3 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब अगर मैं इस एल्कीन की बात करूँ, अगर मैं अब इस एल्कीन की बात करूँ तो देखो इसकी तरफ दोनों अलग अलग ग्रुप है, मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करोगे तब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे करोगे तो कुछ नहीं करना, मार्कोनी-कॉफ रूल आपको फॉलो करना है यहाँ पे, है ना, MK रूल आपको फॉलो करना है। मार्कोनी-कॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन उस साइड ऐड होंगे जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन वहाँ ऐड करेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको, और इस वाले कार्बन पे सिर्फ एक, तो हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ जाएगा, X नेगेटिव इस तरफ, तो बन गया आपका प्रोडक्ट CH3 कार्बन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा, X, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कम है, ये बॉन्ड टूटा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे भी आपका बन तो हेलो एल्केन ही रहा है, हेलो एल्केन ही रहा है। तो आप एल्कीन के अंदर अगर हाइड्रोजन हैलाइड डाल रहे हो, चाहे वो सिमेट्रिकल एल्कीन है या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों केसेस में आपका प्रोडक्ट हेलो एल्केन बनेगा। अब एल्कीन से एक और रिएक्शन होती है कि आप डायरेक्ट इसके अंदर हेलोजन डालो। एक दूसरी रिएक्शन क्या है कि इसके अंदर डायरेक्ट आप एक हेलोजन डालो, मतलब अभी हमारी रिएक्शन तो फ्रॉम एल्कीन से ही है, पढ़ तो हम किससे रहे हैं, फ्रॉम एल्कीन से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एल्कीन के अंदर दूसरा जो मेथड हमारे पास गिवन है, वो दूसरा मेथड है हमारे पास फ्रॉम हेलोजन। अब तक हाइड्रोजन हैलाइड था, अब डायरेक्ट आप किससे करोगे, हेलोजन से, फ्रॉम हेलोजन। ठीक है, मतलब अब आपके पास ये एल्कीन और आप इसमें क्या डालेंगे, X2 डालेंगे डायरेक्ट। तो अगर X2 से रिएक्शन हुई तो बेटा जी क्या होगा कि ये तो आपका एज इट इज, ये भी आपका एज इट इज, एक बॉन्ड टूटा, एक हेलोजन इधर आ गया और एक हेलोजन इधर आ गया, इसको हम कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड।
ये आपके पास क्या है, विसिनल डाइहैलाइड। मतलब अगर दो हेलोजन डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे हैं आपके, तो उसको हम क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। और अगर एक ही कार्बन पे दो हेलोजन आ जाए तो इसको कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, मतलब जेमिनल डाइहैलाइड। तो ये याद रखना बस थोड़ा सा। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं ऊपर वाले को, ठीक है। तो आपका क्या बना, विसिनल डाइहैलाइड। और यहां पे एक स्पेशल बात ये कि सर आपकी एल्कीन सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको तो x2 को जोड़ना है, कंपटीशन ही नहीं है। एक x एक तरफ जुड़ जाएगा, एक x दूसरी तरफ। तो यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा कि सर CH3 और यहाँ पे आपने लिया था हाइड्रोजन, एक बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन आपका इधर है, एक हाइड्रोजन इधर, तो एक आपने x ग्रुप इधर जोड़ दिया, एक x ग्रुप इधर, इधर भी बेटा जी आपका विसिनल डाइहैलाइड प्रोडक्ट में बन गया। यहां भी आपका विसिनल डाइहैलाइड था। तो देखो ये हमारे पास मेथड था एल्कीन से बनाने का। अब लास्ट हमारा एक मेथड है फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। लास्ट हमारा जो मेथड है वो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड है आपके पास। इस हैलोजन एक्सचेंज मेथड से भी हम क्या करते हैं कि बनाते तो हेलो एल्केन हेलो एरीन ही है हम, ओके। अब देखो क्या करेंगे कि सर अगर मान लो कि मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया CH3X, और इसके अंदर मैंने सबसे पहले सोडियम आयोडाइड डाल दिया, सोडियम आयोडाइड डाल दिया। तो सोडियम आयोडाइड जब मैं डालूंगा तो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा यहाँ पे CH3I प्लस NaX। क्या मिलेगा? NaX। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। याद रखना है कि इसमें हमको सोडियम आयोडाइड ही लेना है, सोडियम आयोडाइड लेना है। प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा? मिथाइल आयोडाइड मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं फिल्किस्टीन रिएक्शन, फिल्किस्टीन रिएक्शन नाम देते हैं हम इसको, फिल्किस्टीन रिएक्शन। तो ये भी एक नेम रिएक्शन है बेटा जी, ये भी क्या है? एक नेम रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में आपको ये याद रखना है कि आप CH3X के साथ NaI लोगे और यहाँ पे ड्राई एसीटोन आप सॉल्वेंट ले सकते हो, ड्राई एसीटोन हम सॉल्वेंट लेंगे। तो मैं इसकी मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, है ना। तो आपको ये दिमाग रखना है कि सर कुछ इस तरीके से ये ही एक एल्काइल हैलाइड लोगे, सोडियम आयोडाइड आपका क्या बन जाएगा? मिथाइल आयोडाइड, उसके साथ साथ NaX निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम फिल्किस्टीन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी एक रिएक्शन रहती है हमारे पास जिसमें क्या होगा कि आपने एक CH3X ले लिया और इसमें आप AgF डालेंगे, मतलब आप एक मेटालिक फ्लोराइड लेंगे। आपने क्या लिया? यहाँ पे एक मेटालिक फ्लोराइड ले लिया, और इस मेटालिक फ्लोराइड की जैसे ही आप वही ले लो, ड्राई एसीटोन ले लो या ड्राई ईथर ले सकते हो आप। ड्राई एसीटोन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका CH3F बनेगा और उसके साथ साथ AgX बनेगा। तो बेटा ये ही आप लोगे यहाँ पे AgF, ठीक है, और ये CH3X, तो आपका CH3F एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो देखो ये भी एक नेम रिएक्शन है आपकी, ये भी क्या है मेरे पास? एक नेम रिएक्शन है। तो ये दोनों नेम रिएक्शन आपको याद रखनी है कि फिल्किस्टीन में सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या लेंगे, और इनमें देखो हेलोजन ही एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आयोडाइड इधर जा रहा है। ये बात याद रखना, यहाँ पे जो X होगा आपका वो क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन होगा, ठीक है। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, इसलिए यहाँ पे फ्लोरीन कंसीडर नहीं, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पे X की बात करें तो फ्लोरीन तो हो नहीं सकता, बिकॉज फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। यहाँ पे आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। आयोडीन यहाँ पे भी नहीं लेते, क्योंकि आयोडीन लेते ही थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, फिर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, मतलब आपको प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो दोनों के केसेस में आप यहाँ पे X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन लो, सबसे अप्रोप्राइट रिएक्शन होगी वहाँ पे। तो ये था हमारे पास कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर, अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर। और प्रॉपर्टीज में भी बेटा सबसे पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं।
ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो सबसे पहले मैं आपको इसका स्टेट बताऊंगा, इसके बाद हम इनके कलर की बात करेंगे, इसके बाद हम स्मेल की बात करेंगे। चलो पहले इतना बता देता हूँ, फिर मैं आता हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि ये बहुत हाँ ये देखो, ठीक है, ये तो मैं ऊपर ही पढ़ा दूंगा आपको। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की पूरी कहानी समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारा रहेगा डेंसिटी, ये भी हमारी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। तो बहुत डिटेल में ना जाके मैं इनको जल्दी जल्दी से कवर करता हूँ। देखो ध्यान से, अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो आपके जो मिथाइल वाले हैं, मिथाइल में भी हम बात कर सकते हैं फ्लोराइड की, है ना, क्लोराइड की, इनकी बात करी हमने, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, है ना, या हो सकता है कि इथाइल फ्लोराइड तक आप ले लो, ये तो हो गए। और अगर आपको इथाइल में लेना है तो इथाइल में सिर्फ आप फ्लोराइड ले लो। तो ये तो बेटा जी आपको मिलेंगे गैस फॉर्म में, और इनसे जो हायर होंगे, इनसे जो बड़े, मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते चले जाओ या फिर हेलोजन बढ़ाते चले जाओ, वो आपके या तो लिक्विड स्टेट में पहुंचेंगे, और ज़्यादा बड़ो करोगे तो आप सॉलिड स्टेट में पहुंच जाओगे। ओके, तो ये अपने दिमाग में इतना सेट कर लेना कि सर ये कहानी है। अगर कलर की बात करूं तो जनरली जो आपके पास हेलो एल्केन और हेलो एरीन है वो कलरलेस होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। बट इन केस ऑफ ब्रोमाइड और क्लोराइड, इनके केसेस में आपको कलर मिल जाते हैं ना। तो बस यहाँ पे एक दो एक्सेप्शन है, ये अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। क्लोराइड और ब्रोमाइड में आपको कुछ कलर मिल जाएंगे, बहुत रेयर, लेकिन जनरली ये कलरलेस। स्मेल की बात करें तो वही है कि इनकी स्मेल स्वीट स्मेल होती है। कैसी होती है, मीठी स्मेल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटी छोटी सी बातें जो, लेकिन यहाँ पे मेन कहानी है सर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी। और क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाएगा, यहां से नहीं पूछ रहा आपसे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा जी, ये जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं नेक्स्ट पेज पे इसकी। देखो मैंने यहां क्या लिया कि सर मेरे पास मैंने बात करी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बेटा जी ये जो आपका मेल्टिंग पॉइंट, मैं पहले बॉइलिंग पॉइंट बताऊं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी डिपेंड करता है इंटरैक्शंस पे, मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। ये भी डिपेंड किस पे करेगा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी आपका डिपेंड किस पे करता है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। ये भी किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। मॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उतना उनको अलग करने में आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा और मेल्टिंग। अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे तो डिपेंड करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये बेटा जी सिमेट्रिक नेचर पे भी डिपेंड करता है, ये पैकिंग एफिशिएंसी पर भी डिपेंड करता है, पैकिंग एफिशिएंसी पर भी डिपेंड करेगा। अगर पैकिंग एफिशिएंसी किसी की बहुत ज़्यादा है तो उस स्ट्रक्चर को अलग करने में आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। चलो मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। यहां देखो ध्यान से कि सर ये तो क्लियर हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करेगा, और मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड करते हैं मोलर मास पे। ये किस पे डिपेंड करते हैं, मोलर मास पे। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर CH3F दे रखा है, CH3Cl दे रखा है, CH3 आयोडीन दे रखा है या ब्रोमीन दे रखा है, CH3 आयोडीन दे रखा है, ये आपको 4 क्वेश्चन दिए। आपसे पूछने लगा कि बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो आप आराम से बता दो सर जिसका मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, जिसका मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है। तो ये ऑर्डर आपके पास हो गया यहाँ पे, ओके, ये सिंपल सा ऑर्डर आपका हो गया। अब आपने क्या करा कि सर अब वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अब वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये आपको दे रखा है एक
ये फ्लोरीन दे रखा है, ठीक है। और नंबर कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है। एक ये फ्लोरीन दे रखा है, यहाँ कार्बन है, कार्बन से फ्लोरीन जुड़ रहा है। एक सेकेंड वो, हाँ, एक फ्लोरीन आपको यहाँ दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बेटा जी एक बात ध्यान रखो कि अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट देखना है, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ बराबर है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे फ्लोरीन डायरेक्ट जोड़ दो। 3 कार्बन करने ना हमें, तो आपने क्या करा, 1 2 3, 3 कार्बन है, यहाँ पे जुड़ रहा है फ्लोरीन, 1 2 3, ठीक है। अब ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम इनके बराबर हैं, सब कुछ बराबर है, तो इनका मास भी देखो बराबर ही होगा। जिसका मास बराबर होता है उसे हम कहते हैं आइसोमर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आइसोमर्स हैं। अब ये आइसोमर्स हैं, लेकिन एक चीज़ देखो, अब अगर आइसोमर सब कुछ सेम हो जाए तब आप क्या करोगे, तब आप देखते हैं उसके बाद उनका सरफेस एरिया, मतलब कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, या हम कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये दोनों अगर सेम मॉलिक्यूलर मासेस के हैं, इसमें आप देख रहे हो कि सर इसका सरफेस एरिया इतना है, ये यहाँ से यहाँ तक का सरफेस एरिया कवर कर रहा है, और इसका सरफेस एरिया देखो कम हो गया थोड़ा सा, इतना सरफेस एरिया ही ले रहा है। तो अगर सरफेस एरिया कम हो रहा है दैट मीन्स कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये भी हमारे पास एक बहुत सिंपल सी कहानी है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की कहानी है, यही हमारी कहानी है बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आपको ये दे दिया उसने, इस तरीके से कंपाउंड बना दिए, यहाँ पे X है, यहाँ भी उसने X लगा दिया। दूसरा कंपाउंड ये है आपके पास, X, और यहाँ भी आपका क्या है, X है। तीसरा आपके पास है ये X, और X आपने कहाँ लगा दिया, यहाँ पे। ये आपके पास ऑर्थो वाला है, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये आपका मेटा वाला है, और ये आपका बेटा जी पैरा पे है। क्लियर है? चलो अब अगर मुझे कंपेयर करना है, मैं इनका सबसे पहले बात करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट की, और फिर बात करूँगा बॉइलिंग पॉइंट की। अब आप देखो कि सर अगर मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट एक तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, लेकिन ये सारे के सारे इनके जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सबके इक्वल हैं। ये कैसे हैं, आइसोमेरिक इन नेचर हैं। ये तीनों कैसे हैं, आइसोमेरिक इन नेचर, आइसोमेरिक इन नेचर है, तीनों आइसोमर हैं ये। अगर ये आइसोमेरिक इन नेचर है तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस तो सब में इक्वल है। फिर हम क्या करें सर, मॉलिक्यूलर मास सॉरी सब में इक्वल है, फिर हम क्या करें। तब हमने सोचा कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड पैकिंग एफिशिएंसी पे भी करती है। और अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं तो देखो इस तरीके के स्ट्रक्चर, इसके ऊपर और भी स्ट्रक्चर ऐसे आ जाए तो पैरा पोजीशन सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल है, और बहुत सारे पैरा जब होंगे तो उनकी पैकिंग बहुत अच्छी होगी, और अगर पैकिंग अच्छी होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। मतलब पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑर्थो पे जाएंगे, और उसके बाद हम बेटा जी कहाँ पे जाएंगे, मेटा पोजीशन पे। तो ये दिमाग रखना। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, देन आपको पैरा मिलेगा, और सबसे कम मेटा का। तो मेटा का तो मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम है और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम है। तो ये हमारे पास ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के। बस इतना आपको दिमाग में रख लेना, ठीक है। चलो अब ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डेंसिटी की। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर जो डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम है, और मास जो है इसका वो डोमिनेटिंग करेक्टर है। डोमिनेटिंग जो है इसका वो कौन है, मास। जब मास इक्वेट नहीं करेगा, अपना काम करना बंद कर देगा, तब आप वॉल्यूम से जज करोगे, ना पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे, मास को।
तो कुछ भी नहीं है सर, एक तरफ CH3F दे रखा है, एक तरफ CH3Br दे रखा है, एक तरफ CH3 आयोडीन दे रखा। आपसे पूछ रहा है बताओ डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो ये हो गया डेंसिटी का ऑर्डर, सिंपल है। चलो लास्ट हमने बात करी किसकी, सॉल्युबिलिटी की। लास्ट हमने बात करी सॉल्युबिलिटी की। तो अगर हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, तो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं ये वाटर के अंदर, है ना, वेरी लेस सॉल्युबल, वेरी लेस सॉल्युबल होते हैं, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। और अगर वाटर में बहुत लेस सॉल्युबल है, वाटर कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट है, तो ये किसी नॉन पोलर में ही अच्छे सॉल्वेंट होते हैं। मतलब कि अगर हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों बेटा जी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, लिख सकते हैं सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर में सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट नहीं होते। तो ये हमारे पास इसकी डेंसिटी की कहानी थी। तो ये हमने पूरी इसकी कहानी पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद देखो एक टॉपिक हमारा रह गया नेचर ऑफ, फिर हम आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड में मैं 3 बातें आपको बताने वाला हूं। पहली बात मैं बताऊंगा आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ, दूसरी बात हम बताएंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और तीसरी बात है हमारा डाइपोल मोमेंट। ये 3 ही क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, डाइपोल मोमेंट। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, देखो यहां पे C और F बॉन्ड है, एक तरफ कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, एक तरफ कार्बन ब्रोमीन ले लिया हमने, ऐसे कार्बन आयोडीन होगा आपका। कार्बन के पास बेटा जी 2p ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास भी 2p5 होता है। यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 3p है, यहाँ पे कार्बन तो सब में 2p रहेगा, यहाँ पे आपका ब्रोमीन पे 4p आएगा, आयोडीन पे 5p आएगा। और आप जानते हो कि सर जितने छोटे ऑर्बिटल्स होंगे उनकी ओवरलैपिंग अप्रोच उतनी ज़्यादा होगी। तो कार्बन और फ्लोरीन पे 2p ओवरलैपिंग है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छी होगी, फिर 2p 3p ओवरलैपिंग थोड़ी वीक हुई, फिर 2p 4p ओवरलैपिंग और वीक हो गई। और ओवरलैपिंग अप्रोच अगर कम हो गई तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, देन कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन और उसके बाद कार्बन आयोडीन। ये हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ की कहानी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की कहानी, भाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड, उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा वो कि कार्बन आयोडीन की डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम, देन उसके बाद कार्बन क्लोरीन, देन उसके बाद कार्बन ब्रोमीन और देन उसके बाद कार्बन आयोडीन। बॉन्ड लेंथ अगर आपसे पूछने लगे तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो उल्टा हो जाएगा, भाई जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड उतनी कम हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी लेंथ। तो CI की लेंथ सबसे ज़्यादा, देन CBr, देन CCl और लास्ट में आपका कौन आ जाएगा, CF। तो ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ की कहानी हो गई। लास्ट आपसे कह रहा है डाइपोल मोमेंट, यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस है तो उसको ध्यान रखना। डाइपोल मोमेंट की हम बात करें तो हमने बात करी किसकी, डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट जो है हमारा, वो हम जानते हैं कि सर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। एक आपके पास कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, एक तरफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, एक तरफ कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड और एक आपका कार्बन आयोडीन। हम क्या जानते हैं कि सर फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दीज, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इधर खींचेंगे, तो मतलब कहानी क्या होना चाहिए, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ भी पार्शियल। और इसमें सबसे ज़्यादा पार्शियल हम किस पे कंसीडर कर रहे हैं कि सर फ्लोरीन पे होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेक्टेड, मैं पहले एक्सपेक्टेड ऑर्डर लगाता हूँ फिर बताता हूँ एक्सपेरिमेंट ने क्या समझा। एक्सपेक्टेड ऑर्डर था सर CF का सबसे ज़्यादा, देन CaCl, उसके बाद आपका CBr आना चाहिए था, उसके बाद CI आना चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर की अगर हम बात करें, अगर हम एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर की बात करें तो एक्सपेरिमेंट कहता है कि सबसे ज़्यादा CCl, देन CF, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारे पास
CBr और सबसे कम होगा Ci का। समझते हैं ऐसा क्यों है। एक्सपेरिमेंट जब करने के बाद हमें ऐसा रिजल्ट मिला, तब हमने इससे क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने कहा कि सर कार्बन और जो फ्लोरीन है, नो डाउट कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्लोरीन जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके वैलेंस शेल में वैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और खुद खींचेगा। हाँ, तो ये हमने देखा सर एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर इस तरीके से मिला, तो हमने एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर को एनालाइज किया, तो उन्होंने बताया कि सर जो कार्बन और फ्लोरीन का आपके पास जो बॉन्ड है, फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या करेगा कि सर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी अगर ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा तो रिपल्शन की वजह से इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि सर क्लोरीन के कंपैरिजन में भी कम हो जाएगा ये। तो इसलिए CCl सबसे ज़्यादा पोलर है, उसके बाद CF, देन CBr, देन Ci। तो ये हमारे पास कार्बन हेलोजन बॉन्ड का कंप्लीट नेचर है। ओके, तो ये थी हमारी कहानी आज की क्लास की। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई। ये केमिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, आधा यहाँ हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, और मैं आपको बता चुका हूं कि हमें 2 तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एक हेलो एल्केन के लिए, दूसरी हेलो एरीन के लिए। हेलो एल्केन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। सेम कहानी हमारी किसके लिए होगी? हेलो एरीन के लिए। वहां पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज रिएक्शन विद मेटल। तो इसके बाद हमारा चैप्टर यहां से खत्म हो जाएगा और फिर हम दूसरा कोई चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय।